तो अब हम बात करते हैं यार 7 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें तो इंडिया केयर इकोनॉमी की बात करते हैं यार। एक स्किल्ड एंड सस्टेनेबल केयर गिविंग वर्कफोर्स बनाने की ज़रूरत क्या है, सब चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो की हाइलाइट्स हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट आया रिसेंटली यहाँ पे नीति आयोग का, है ना। जो रिपोर्ट आया उसका नाम क्या था भाई? रिपोर्ट जो आया इसमें नीति आयोग का, इसका नाम था रीइमेजिनिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट द रेट 2047। रीइमेजिनिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर इन विकसित भारत एट द रेट 2047। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है भाई। रिपोर्ट बाय नीति आयोग। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे इसके जो की हाइलाइट्स हैं यार, इस रिपोर्ट के जो मेन मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बात करें। व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट? की हाइलाइट्स की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर इकोसिस्टम बनाने की बात की जाती है यार यहाँ पे। एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर इकोसिस्टम बनाने की बात किया थे। इट इंक्लूड्स व्हाट? यहाँ पे एक केयर इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, डिसेबिलिटी सपोर्ट की बात की जाएगी। चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, डिसेबिलिटी सपोर्ट, पैलिएटिव केयर एंड जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे। जो मेडिकल ट्रीटमेंट के बियॉन्ड यहाँ पे केयर देने की बात की गई। केयर बियॉन्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइक यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की थी फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट देने की बात की गई यार यहाँ पे। एंश्योरिंग कि यहाँ पे डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ पे मेंटेन रहे। डिग्निटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे मेंटेन रहे। इसके बाद अगर हम प्रोफेशनलाइजेशन की बात करें प्रोफेशनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत है यार, है ना। सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, एक्रीडेशन एंड क्लियर करियर पाथवे बनाने की ज़रूरत है टुवर्ड केयर गिवर्स। इट रिक्वायर्स स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन
accreditation and clear career pathways। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई यार, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, जिसमें एक फॉर्मल केयर सर्विस बनाना है, जिससे जो वुमेन का जो अनपेड केयर बर्डन जो है वो कम हो एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। सो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर हमको एक फॉर्मल केयर सर्विस बनाने की ज़रूरत है टू रिड्यूस वुमेन्स अनपेड केयर बर्डन एंड इंक्रीज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की बात की गई इस रिपोर्ट के अंदर, जिसमें इंडिया कैन एमर्ज एज व्हाट, एक ग्लोबल सप्लायर के तौर पे, स्किल केयर गिवर के सप्लायर के तौर पे इमर्ज हो सकता है, उभर के आ सकता है। इंडिया कैन एमर्ज एज अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ स्किल्ड केयर गिवर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज़रूरत क्या है यार, नीड फॉर अ केयर गिविंग सिस्टम बनाने, केयर गिविंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्या है। सो नीड फॉर अ केयर गिविंग इकोसिस्टम, बिकॉज एक एजिंग पॉपुलेशन है हमारा देश का यार, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों का बढ़ रहा है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, जिसकी वजह से जो अफोर्डेबल एंड क्वालिटी केयर का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। सो एंड एजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग लाइफ expectancy and changing family structures are increasing demand for affordable and quality care, है ना। एंड एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रमोट करें इंक्लूसिव ग्रोथ को, जेंडर इक्वलिटी को लाएं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करें, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर जोर देना होगा। सो ये सब आंसर है यार मेंस के, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इस तरह से आपको उस दिमाग में ना वही करना है जो एग्ज़ाम के दिन करना है, ठीक है। अभी भी तैयारी उसी प्रकार से करनी है। एक स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम, इट प्रमोट्स व्हाट, इट प्रमोट्स, इसके जो आंसर मैंने लिखे हैं ना ये भी 200 वर्ड्स के अंदर वर्ड लिमिट में ही लिखे हैं यार, कैलकुलेट करके देख लेना। सो इट प्रमोट्स ग्रोथ, जेंडर इक्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, social security and human capital formation। इसके बाद अगर हम चैलेंजेस की बात करें केयर गिविंग इकोसिस्टम या फिर केयर गिविंग इकोनॉमी के अंदर, यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं यार। तो देखो भाई, पहला तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे उतना इन्वेस्ट नहीं किया था, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी, बाकी यहाँ पे जो रिसर्चर्स एंड केयर गिवर्स का जो शॉर्टेज है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है यार। शॉर्टेज ऑफ रिसर्चर्स एंड केयर गिवर्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे
लिमिटेड है केयर गिविंग इकोनॉमी के अंदर। गैप्स फाइनेंस करना बहुत ज़रूरी है यार, पैसे देना पड़ेगा यार जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ वहाँ पे। सो फाइनेंसिंग गैप्स इज़ अ चैलेंज। बाकी जो प्राइवेटाइजेशन है केयर सर्विसेज का वो इतने अच्छे से नहीं किया जा रहा है। सो इन एडुकेट प्राइवेटाइजेशन ऑफ केयर सर्विसेज। तो ये चैलेंजेस की हमने बात की, चैलेंजेस को दूर कैसे करेंगे यार, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। इसमें हमको देखो भाई कारण क्या था, चैलेंजेस क्या थे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो कम है, तो इनको हमको बढ़ाना होगा। सो इंक्रीज करना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट हमको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। क्या जो स्किल्ड केयर गिविंग वर्कफोर्स है उसको एक्सपांड करना होगा। स्किल्ड केयर गिविंग वर्कफोर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप। हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना होगा, इनोवेशन को एनकरेज करना होगा। एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। एक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल केयर इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है यार। बिल्ड एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल केयर इकोसिस्टम। यहाँ पे अगर हम केयर मेमोरी की बात करें तो CARE, केयर मतलब क्या होता है, कंपैशन, एक्सेस, रेस्पेक्ट एंड एम्पावरमेंट। इस प्रकार से अगर आप लिख के कंक्लूड करते हो तो एग्जामिनर भी शॉक हो जाता है कि यार ये तो अपने को मुंह में लिख दे रहा है। इस इज द वे टू राइट एन आंसर इन मेंस यार। इंडिया केयर रिकवरी को आपको नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। क्या क्या हाईलाइट्स थे, क्या क्या नीड थी, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। आपसे कोई कुछ चीज़ पे जोर जाने के लिए बोल जाएगा कि भाई प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने की बात की जा रही है, तो आप इसको इस पॉइंट को हाईलाइट करना, ज़रूरत क्यों है, चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। आपसे पूछा कि वुमेन एम्पावरमेंट लाएगा, इस पॉइंट को हेड करना, इसको 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 इसको। आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि यार कम्प्रेहेंसिव करियर इकोसिस्टम बनाने की जरूरत क्यों है, तो ये सबको इसको। तो इस प्रकार से कुछ समझना है। कंटेंट एक होगा, आंसर आप उसको अलग तरीके से लिखोगे। जब लिखोगे अभी नहीं तो बाद में कैसे लिख पाओगे। सो लिखने की आदत डालनी होगी, करंट अफेयर्स रोज़ रोज़ लिखना होगा, बाद में आदत बन जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा, तो अपने आप लिख पाओगे यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट वेव्स, लाइटनिंग एज नेचुरल कैलामिटीज़ की, जो SDRF एंड NDRF रिलीफ रूल्स आए 2026 के अंदर, इसके बारे में बात करें तो स्टेट कैन यूज़ SDRF एंड NDRF फंड्स फॉर टाइमली रिलीफ, कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन, ये बोला गया। सो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि नेचुरल कैलामिटी होता क्या है, नेचुरल कैलामिटी की बात करें नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करें तो नेचुरल कैलामिटीज़ आर व्हाट, दिस आर सीवियर डिजास्टर दैट डिस्कस्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, लाइक अर्थक्वेक से कोई नेचुरल मतलब कोई डिज़ास्टर हो रहा है ना, फ्लड से कोई डिज़ास्टर हो रहा है, साइक्लोन से, डॉट से, जिससे लॉस हो रहा है प्रॉपर्टी का, लाइफ का, लाइवलीहुड का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल कैलामिटी बोलते हैं। तो नेचुरल कैलामिटी का डेफिनेशन हो गया यार, नेचुरल कैलामिटी natural calamities are severe disasters caused by natural
processes such as earthquakes, floods, cyclones, and droughts, causing loss of life, property, and livelihood। एंड जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का यहाँ पे डिज़ास्टर जो है इट कैन कॉज सब्सटेंशियल ह्यूमन मटेरियल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल लॉस, ये बोला गया है यार। अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिज़ास्टर cause substantial human, material, economic और environmental losses। ऑल्सो 2026 से 2031 तक का जो गाइडलाइन बनाया गया इसके अंदर एक नेशनली रिकॉग्नाइज डिज़ास्टर के तौर पे 12 से 14 कैटेगरीज बनाई, जिसमें यहाँ पे हीट वेव्स एंड लाइटनिंग को भी ऐड किया गया यार। 2026 to 2031 गाइडलाइंस expands nationally recognized disaster from 12 to 14 categories, adding heat waves and lightning। यहाँ पे जो स्टेट है ये भी बोला गया कि स्टेट कैन यूज SDRF and NDRF funds for timely relief, compensation and rehabilitation। हीट वेव्स की बात करें तो हीट वेव्स क्या होते हैं यार? यहाँ पे एक हीट वेव इज एक तरह से प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर यार, जिसकी वजह से हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम के ऊपर रिस्क देखने को मिलता है, इसको हीट वेव बोलते हैं। और इस बार हीट वेव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था यार 2026 में, है ना। यहाँ पे हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा थे। हीट डेथ जो रिकॉर्ड किए वो 20 थे यार, बाकी इससे ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती। व्हाट इज़ अ हीट वेव यार? अ हीट वेव इज़ अ prolonged period of abnormally high temperature posing risk to health, agriculture and ecosystem। 2026 के अंदर हीट वेव से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ अगर हम बात करें 2026 के अंदर, सो इंडिया रिकॉर्डेड अराउंड 4853 हीट वेव केसेस, सॉरी हीट स्ट्रोक केसेस। एंड इसमें यहाँ पे 20 लोगों की जो डाटा हमारे पास है अवेलेबल उसके अंदर डेथ भी हो गया बिटवीन 1 मार्च टू 26 जुलाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो लाइटनिंग की बात करें, सो लाइटनिंग के अंदर एक सडन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है यार। यहाँ पे क्लाउड एंड बिटवीन क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में
यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा लोग डेथ भी हो जाते हैं, लाइक 2000 से 2500 लोग हर साल यहाँ पे इंडिया में लाइटनिंग से मर जाते हैं। एंड रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा इससे डेथ होती है। तो दोनों के ऊपर यहाँ पे एक तरह से नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ना, इसीलिए दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। Lightning is a sudden electrostatic discharge between clouds or between क्लाउड्स एंड द ग्राउंड, दो क्लाउड के बीच में, फिर क्लाउड या फिर ग्राउंड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ये डिस्चार्ज है यार। एंड इट कजेस अराउंड 2000 to 2500 deaths annually in India। एंड जो रूरल एरियाज है, इट अकाउंट फॉर अबाउट 96% ऑफ फैटेलिटीज़। रूरल एरियाज अकाउंट फॉर अबाउट 96% ऑफ फैटेलिटीज़। इसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, जो चीज़ें ऐड हुई हैं है ना यहाँ पे, जो SDRF NDRF रिलीफ रूल्स जो आए, एक तरह से इनका सिग्निफिकेंस क्या है यार, फास्टर डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सिग्निफिकेंस के अंदर इट एनेबल्स फास्टर डिजास्टर response and financial assistance। जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हो गया, लाइवलीहुड एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको इम्प्रूव करेगा यार ये। इम्प्रूव प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड्स एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करना होगा, रेजिलियंस को बढ़ाने की बात एक तरह से ये डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करेगा। है ना, स्ट्रेंथन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस। बाकी चैलेंजेस क्या क्या हैं यहाँ पे, चैलेंजेस की बात करें वही भाई, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा नहीं दिया जा रहा है, डिज़ास्टर रिलेटेड चीज़ों पे रिसर्चर्स की कमी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, है ना। एक बेटर डिज़ास्टर रिस्क रिसर्च एंड फोरकास्टिंग की ज़रूरत है। रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी, शॉर्टेज ऑफ रिसर्चर्स, लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग गैप्स की बात कर सकते हैं। वी नीड व्हाट, नीड फॉर बेटर डिजास्टर रिस्क रिसर्च एंड फोरकास्टिंग। तो ये चैलेंजेस हो गए यार। तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना होगा अपने को, व्हाट इज़ दी वे फॉरवर्ड। सो अपने को इंक्रीज करना होगा पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट यार।
we need to increase public and private research and development इन्वेस्टमेंट। डिजास्टर रिसर्च एंड स्किल्ड वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन डिजास्टर रिसर्च एंड एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को प्रमोट करना होगा यार। सबका वे फॉरवर्ड एक जैसा ही होता है, बिकॉज चीज़ें आपको समझनी है यार। क्वेश्चन कुछ भी आए, आंसर आपको कुछ चीज़ें सेम ही रहेंगी, है ना। हमको क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा इंसेंटिव फॉर प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बाकी वाटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर मेन फोकस करना होगा। फोकस ऑन वाटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ओके, तो हमने बात की अबाउट हीट वेव, लाइटनिंग, नेचुरल कैलामिटीज़, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ रिलीफ रूल्स की। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट द नेशनल हैंडलूम डे 2026 की, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को। इस दिन स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में स्टार्ट हुआ था, है ना। एक तरह से इंडिया का जो हैंडलूम सेक्टर है उसकी कमोमरेट करता है। तो इसके बारे में हम चीज़ों की बात करें, नेशनल हैंडलूम डे के बारे में बात करें, नेशनल हैंडलूम डे तो ऑब्जर्व्ड एनुअली इसको देखा जाता है ऑन 7 अगस्त टू सेलिब्रेट व्हाट, टू सेलिब्रेट इंडियाज़ हैंडलूम हेरिटेज एंड वीवर्स जो हैं उनको ऑनर करने के लिए। ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 7 अगस्त टू celebrate India's handloom heritage and honor weavers। ऑल्सो पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इन 2015 by the Ministry of Textiles, and it commemorates what, it commemorates the Swadeshi movement यार। commemorates the स्वदेशी मूवमेंट, जो कि कब हुआ था, 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1905 में, उसको ये कमोमरेट करता है। एंड जो नेशनल हैंडलूम अवार्ड ये दिया जाता है यहाँ पे, जो कि एक तरह से जो आउटस्टैंडिंग वीवर्स हैं, डिज़ाइनर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स recognize outstanding weavers, designers and organizations। एंड संत कबीर हैंडलूम अवार्ड एक तरह से जो मास्टर वीवर्स हैं जिनका लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है उनको दिया जाता है। संत कबीर हैंडलूम अवार्ड ऑनर्स मास्टर वीवर्स फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशंस।
बाकी अगर हम बात करें हैंडलूम सेक्टर के बारे में, हैंडलूम डे की तो बात कर ली। अबाउट दी हैंडलूम सेक्टर, जो हैंडलूम सेक्टर है ना, ये कॉटेज इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करती है थ्रू मैनुअली ऑपरेटेड लूम्स, जो एक तरह से जो लूम्स हैं, जो जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, वो हाथ से जो चलाते हैं उसको यहाँ पे हैंडलूम सेक्टर बोला जा रहा है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स थ्रू मैनुअली ऑपरेटेड लूम्स, एंड ये एक तरह से जो ट्रेडिशनल वीविंग स्किल्स है उसको प्रिजर्व करता है, एंड लार्ज स्केल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है या लोगों को रोजगार देता है। प्रिजर्व्स ट्रेडिशनल वीविंग skills and provides large scale rural एम्प्लॉयमेंट। एंड इसको अगर हम ग्रास रूट्स को ट्रेड्स करें तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना यार, वहाँ पे भी हैंडलूम सेक्टर था, वहाँ पे लोग जो थे हाथ से कपड़े बनाते थे, बुनते थे। सो हैज़ रूट्स मीन्स में काम आएगा इंट्रोडक्शन में, हैज़ रूट्स इन दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी जो हैंडलूम सेक्टर है वो सस्टेनेबल भी होता है, इको फ्रेंडली होता है, बिकॉज इसमें एनर्जी का उतना इस्तेमाल नहीं होता, कार्बन फुटप्रिंट भी इसका कम होता है। इट इज सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली ड्यू टू लो एनर्जी यूज एंड लो कार्बन footprint. Also, this handloom sector supports women empowerment and inclusive rural growth यार, supports women's empowerment and inclusive rural ग्रोथ। इंडिया के अंदर यहाँ पे 104 जीआई रजिस्टर्ड ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं यार। India has 104 GI registered traditional हैंडलूम प्रोडक्ट्स। अभी का जो स्टेटस है, करंट स्टेटस की बात करें हैंडलूम सेक्टर के बारे में, तो करंट स्टेटस के अंदर सपोर्ट्स लाइवलीहुड of 35 lakh plus weavers and allied workers। नियरली यहाँ पे 72% जो है यहाँ पे हैंडलूम सेक्टर वो वुमेन है यार। नियरली 72% आर वुमेन्स। एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ₹1300 करोड़ जो है ये एक्सपोर्ट किया था। ये 2025-26 का डाटा है। मेजर मार्केट्स के अंदर हम बात करें, मेजर मार्केट्स में यूएसए एंड यूएई जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट लेते हैं इंडिया से। एंड दिस कंट्रीब्यूट, ये जो हैंडलूम सेक्टर है, इट कंट्रीब्यूट अराउंड 2.74% ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्शन ना, 2.74% टू
इंडिया टेक्सटाइल प्रोडक्शन। मार्केट साइज कितना है यार इसका? हैंडलूम सेक्टर का मार्केट साइज अराउंड 1.21 लाख करोड़। 21 लाख करोड़ 2023 में था इतना बड़ा मार्केट। अगर हम यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्या इम्पोर्टेंस ये जो हैंडलूम सेक्टर है इसका, सो इम्पोर्टेंस के अंदर कल्चरल हेरिटेज यार, लाइक ये प्रिजर्व करता है जो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड वीविंग है उसको प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज एंड वीविंग, उसको ये प्रिजर्व करता है। एंड एक सस्टेनेबल एंड ग्रीन हैंडलूम सेक्टर जो है ये सस्टेनेबल होता है, ग्रीन होता है, मतलब नेचुरल फाइबर्स एंड लो एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। सो सस्टेनेबल एंड ग्रीन, यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स एंड लो एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर बात करें तो इट क्रिएट्स व्हाट, इट क्रिएट्स रूरल जॉब्स एंड एम्पावर्स वुमेन। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सपोर्ट करता है एमएसएमईज को, एक्सपोर्ट्स को एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। ऑल्सो इंडिया का जो कल्चरल आइडेंटिटी है इसको ये एनहांस करता है, जिससे ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनता है इंडिया का, जो कि एक सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। इट एनहांस इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी एंड ग्लोबल ब्रांड वैल्यू। इम्पोर्टेंस के बाद जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हैंडलूम सेक्टर को, उसकी बात करें सो चैलेंजेस के अंदर यहाँ पे पहले तो जो कंपटीशन है पावर लूम्स का या फिर सिंथेटिक फाइबर का, वो बहुत बड़ा चैलेंज है यार। कंपटीशन फ्रॉम पावर लूम एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स। इरेगुलर इनकम है यार, लो इनकम है यार वेवर्स का, तो ये भी चैलेंज है, उतना इनकम नहीं रहता है और रेगुलर भी नहीं रहता है। लो एंड इरेगुलर इनकम फॉर वीवर्स। टेक्नोलॉजी जो है पुराने हो चुके हैं, डिज़ाइन इनोवेशन भी लिमिटेड है, सो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड लिमिटेड डिज़ाइन इनोवेशन। मार्केट एक्सेस उतना नहीं है, वीक है, ब्रांडिंग की कमी है, वीक मार्केट एक्सेस एंड ब्रांडिंग। जो क्वालिटी यार्न एंड डाइज है उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गया है यार, तो ये सब चैलेंजेस हैं यहाँ पे। ना हाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी यार्न्स एंड डाइस। बाकी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए हैं उसकी बात करें
तो यहाँ पे जो हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है वो लाया गया फॉर हैंडलूम सेक्टर यार। हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम HCDS नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम NHHP, सॉरी NHTP। उसके बाद ROSTL की बात करें तो ये रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लिवीज, इनको उतना छूट मिलता है यार। रिबेट्स ऑन स्टेट्स एंड सेंट्रल टैक्सेस लेविसेस। मार्केटिंग सपोर्ट की बात करें तो ये दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मार्केटिंग सपोर्ट में इंडिया जो हैंडलूम ब्रांड है ई हार्ट हो गया, एग्जीबिशन एंड फेयर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड ई हार्ट एग्जीबिशन एंड फेयर्स। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पे मुद्रा लोन्स प्रोवाइड किया जाता है फॉर दी हैंडलूम सेक्टर। मुद्रा लोन्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हाउसिंग पेंशन सपोर्ट, ये सब इनको दिया जाता है। हाउसिंग एंड पेंशन सपोर्ट। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात की यार, क्या करना है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, व्हाट नीड टू बी डन यार। वे फॉरवर्ड की बात करें तो चैलेंजेस उनको हमको ओवरकम करना होगा, लाइक इन मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली इनोवेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू प्रमोट modernization, technology and eco-friendly innovation। स्किल हो गया, डिज़ाइन डेवलपमेंट है, सबको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है यार। स्ट्रेंथन स्किल एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट। जो ई कॉमर्स है, ब्रांडिंग है, एक्सपोर्ट प्रमोशन है, सबको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर डेवलप करना होगा, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। वी नीड टू डेवलप मेगा हैंडलूम क्लस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्सो फेयर वेज इंश्योर करना होगा, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले जो हैंडलूम वर्कर्स हैं, है ना, इजी क्रेडिट, उनको ये सब फैसिलिटीज़ को इंश्योर करना होगा, है ना, जब जरूरत पड़े तो क्रेडिट मिल जाए आसानी से। सो इंश्योर फेयर वेजेस, सोशल सिक्योरिटी एंड इजी क्रेडिट। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट नेशनल हैंडलूम
डे एंड जो इंडिया का जो हैंडलूम सेक्टर है उसके बारे में बात की यार। क्या है नेशनल हैंडलूम डे, हैंडलूम सेक्टर करंट स्टेटस, इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड वे फॉरवर्ड, व्हाट नीड टू बी डन। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट व्हाट, गोवर्धन स्कीम की बात करते हैं विच इज़ नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम गोवर्धन। तो ये जो गोवर्धन स्कीम है इसके बारे में पहले बात करें अबाउट द स्कीम। तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करता है इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, बायो स्लरी एंड मैन्योर में कन्वर्ट करता है। सो गोवर्धन स्कीम के बारे में बात करें so it is a flagship program to convert organic waste into compressed biogas. ना compressed biogas जो वेस्ट है उसको बायोगैस में कन्वर्ट करेंगे, बायो स्लरी में कन्वर्ट करेंगे एंड मैन्योर में। बाकी सर्कुलर इकोनॉमी को ये जो गोवर्धन स्कीम है वो प्रमोट करता है, वेस्ट टू वेल्थ की तरफ आगे बढ़ाता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे हमारे देश को और भी अच्छा बनाएगा यार। सो इट प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट टू वेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ये जो गोवर्धन स्कीम है वो कब लॉन्च किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इट इज़ लॉन्च्ड इन 2018 अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यार? जो ये गोवर्धन स्कीम का जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है ना, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना, फार्मर के इनकम को एक तरह से बढ़ाना, जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर इम्पोर्ट्स के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है उसको कम करना। सो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं यार, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गोवर्धन स्कीम टू इंक्रीज compressed biogas production, improve waste management, farmers income and reduce fossil fuel imports, है ना। कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है इसके बारे में बात करें। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस एक प्यूरिफाइड बायोगैस होता है, इसके अंदर 90% से ज़्यादा मीथेन होता है। एंड ये कैसे बनता है भाई? एनारोबिक डाइजेशन से। इट इज़ प्यूरिफाइड बायोगैस कंटेनिंग, जो गोबर गैस पहले बोलते थे ना यार, है ना, गोवर्धन स्कीम में गोबर गैस जो होता था पहले उसमें मीथेन होता था, बट उतना मीथेन नहीं होता था, तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है बायोगैस को। एंड यहाँ पे इसमें मोर देन 90% मीथेन होता है एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड। आपने देखा अपने गांव के पीछे में सब गोबर को डाल डाल के एनारोबिक डाइजेशन से जो एनारोबिक बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके वहाँ से कार्बन मीथेन निकालते थे यार। सो एन थ्रू एनारोबिक डाइजेशन। इट रिप्लेस दी सीएनजी, जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है कि इंडस्ट्री डोमेस्टिक कुकिंग में जो इस्तेमाल किया है उसको रिप्लेस करेगा कंप्रेस बायोगैस। It can replace CNG in
ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल इंडस्ट्री, डोमेस्टिक कुकिंग में भी ये रिप्लेस कर सकता है सीएनजी को। एक तरह से ये क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करता है यार, पॉल्यूशन को कम करता है। कंप्रेस्ड बायोगैस, इट सपोर्ट्स क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। नाउ की फीचर्स की बात करें, ये जो गोवर्धन स्कीम है इसके अंदर जो की फीचर्स हैं, तो यहाँ पे इसका बजट कितना दिया गया, अराउंड 23,000 करोड़ का यहाँ पे बजट है। और आउटले बजट 2035-36 तक आउटले ऑफ अराउंड ₹23,000 करोड़ अप टू 2035-36। एंड जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन है उसको ये स्केल अप करता है नियरली 10 फोल्ड्स तक, ये बढ़ा देता है यार ना, स्केल अप करना चाहता है, इसलिए इसको लॉन्च करते गोवर्धन स्कीम को। कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन को नियरली 10 फोल्ड बढ़ाना है, इसका एक की फीचर यार ये चाहता है। एंड जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोक्यूरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है वो भी अच्छा एश्योर करता है ये। assured compressed biogas procurement and administered price of ₹2,110 per million metric barrels, a million मीथेन ना, मिलियन मैट्रिक टन ब्रिटिश थर्मल यूनिट में इसको यहाँ पे इतना 2000 दिया जाएगा, ऐसा इसका प्रोविज़न है। बाकी कैपिटल असिस्टेंस भी दिया गया है यार 200 करोड़ पर टीडीपी फॉर एलिजिबल प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। टीडीपी मतलब क्या, ट्रांजिट डेवलपमेंट प्लान के अंदर है ना 2 करोड़ दिया जाएगा फॉर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स। कैपिटल असिस्टेंस अप टू ₹2 करोड़ पर ट्रांजिएंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फॉर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईजियर एक्सेस टू फाइनेंस के बारे में बात करता है गोवर्धन स्कीम जो है। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईजियर एक्सेस टू फाइनेंस। इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर फीड स्टॉक स्टोरेज लॉजिस्टिक मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है गोवर्धन स्कीम जो है। इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर फीड स्टॉक स्टोरेज लॉजिस्टिक एंड मैन्योर प्रोसेसिंग। बाकी हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें गोवर्धन स्कीम का, तो क्या करेगा भाई, एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करेगा, मतलब जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स है उसको रिड्यूस करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी लाएगा मीन्स इट विल रिड्यूस फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाएगा, मतलब वेल्थ टू वेस्ट की बात करता है ये। कन्वर्ट वेस्ट टू वेल्थ। है ना। इन्वायरमेंट की बात करें तो जो स्टबल बर्निंग है उसको रिड्यूस करता है। एमिशन जो है मीथेन एमिशन उसको रिड्यूस करता है, पॉल्यूशन को कम करता है। इन्वायरमेंट का ये प्रभाव है इसका यार।
इन्वायरमेंट के अंदर इट विल रिड्यूस स्टबल बर्निंग मीथेन एमिशन एंड पॉल्यूशन कम करेगा। रूरल इकोनॉमी का क्या फ़ायदा देगा यार? रूरल इकोनॉमी की क्या सिग्निफिकेंस है? वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, फार्मर इनकम को बूस्ट करता है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्ट फार्मर्स इनकम। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो जो बायोस्लरी है इट इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कैसे? क्योंकि जो बायो स्लरी है इट इम्प्रूव्स सॉइल हेल्थ एंड जो नेट जीरो टारगेट है उसको सपोर्ट करता है 2070 तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है ये। गोवर्धन स्कीम सपोर्ट नेट जीरो 2070 टारगेट एंड SDGs। ना सिग्निफिकेंस के बाद हर जगह चैलेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं यार? अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो देखो, फीड स्टॉक सप्लाई यहाँ पे डिस्पर्स्ड है, अनरिलायबल है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। गोबर यहाँ पे नहीं मिलेगा, फीड स्टॉक नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा यार। इट इज़ अनडिस्पर्स्ड एंड अनरिलायबल फीड स्टॉक सप्लाई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा है यार, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मार्केट डिमांड यहाँ पे लिमिटेड है, लिमिटेड मार्केट डिमांड। टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी इश्यूज यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी इश्यूज हमको देखने को मिलता है। स्किल्ड मैन पावर का यहाँ पे शॉर्टेज है यार, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर। तो ये सब चैलेंजेस हो गए यार। तो क्या है वे फॉरवर्ड? व्हाट इज़ दी नीड ऑफ दी आवर? करना क्या है? वे फॉरवर्ड की बात करें तो जो फीड स्टॉक सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, चैलेंजेस को कैसे दूर करने के लिए। वही है भाई, चैलेंजेस को उल्टा कर दो, चैलेंजेस को सुधार दो, तो अपना वे फॉरवर्ड रहता है। सो वी नीड टू स्ट्रेंथन दी फीड स्टॉक सप्लाई चेन। प्रमोट करना होगा एक क्लस्टर बेस्ड CBG प्लांट्स को। वी नीड टू प्रमोट क्लस्टर बेस्ड CBG प्लांट्स। एक वायबल प्राइसिंग एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी इंश्योर करना होगा यार, इंश्योर वायबल प्राइसिंग एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज करने की ज़रूरत है, इनोवेशन लाने की ज़रूरत है यार, इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। रूरल स्किल बिल्डअप करना होगा, अवेयरनेस एंड टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डअप करना होगा। सो वी नीड टू बिल्ड रूरल स्किल्स अवेयरनेस एंड टेक्निकल कैपेसिटी। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट गोवर्धन स्कीम की, एक नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम की। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत जो छोटे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ये जो टॉपिक्स हैं न्यूज़ इन शॉर्ट की बात करते हैं, जो 7 अगस्त को छोटे टॉपिक्स न्यूज़ में रहे थे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं फूड अडल्ट्रेशन की। फूड अडल्ट्रेशन की बात करें
तो जो फूड अडल्ट्रेशन है यहाँ पे, इसके अंदर जो इंटरनेशनल डिग्रेडेशन ऑफ फूड जो देखने को मिल रहा है बाई मिक्सिंग सब्सटीट्यूटिंग इन्फीरियर और हार्मफुल सब्सटेंस, उसको यहाँ पे हम फूड अडल्ट्रेशन बोलते हैं यार। मतलब इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, इंटेंशनल जानबूझ के कुछ चीज़ को ऐड करना, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फूड अडल्ट्रेशन। सो फूड adulteration are intentional degradation of food by mixing or substituting inferior or harmful substances। इसके बाद एनालॉग पनीर यहाँ पे मेन चर्चा में था यार। एनालॉग पनीर जो होता है एक नॉन डेयरी सब्सटीट्यूट है जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है, स्टार्च एंड इमल्सिफायर एडिटिव से। सो नॉन डेयरी substitute made from vegetable oil, starches, emulsifiers and additives। गुजरात ने इसीलिए बैन कर दिया जो एनालॉग पनीर है उसका सेल को चीज़ एंड बटर ड्यू टू फूड सेफ्टी कंसर्न। गुजरात बैन production and sale of analog paneer, cheese and butter due to फूड सेफ्टी कंसर्न। फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट जो आया था यहाँ पे 2006 में, इसमें फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया। इट सेट्स साइंस बेस्ड फूड स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेट करता है फूड सेफ्टी को। इसका एम क्या है यार एफएसएस एक्ट का? प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स को, पब्लिक हेल्थ एंड जेन्युइन डेयरी प्रोड्यूसर्स को आगे बढ़ावा देना। सो प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, पब्लिक हेल्थ एंड जेन्युइन डेयरी प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट बात करते हैं यार अब रविंद्रनाथ टैगोर की। ये न्यूज़ में थे यार, रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले तो ये कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर बॉर्न हुए थे एंड ही इज नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल। born in 1861 in Calcutta and he is known as the Bard of Bengal। बंगाल के कवि के नाम से जाना था इनको, एंड इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में इन 1913 फॉर द बुक गीतांजलि। नोबेल प्राइज़
in literature in 1913 for गीतांजलि। इन्होंने जना गण मना को कंपोज किया। अमर सोनार बांग्ला जो कि नेशनल एंथम है यहाँ पे बांग्लादेश का, उसको भी इन्होंने कंपोज किया। कंपोज जना गण मना एंड अमर सोनार बांग्ला। ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? शांति निकेतन में। इन शांति निकेतन इन 1921। ये एक तरह से ह्यूमनिज्म है उसको प्रमोट करते थे यार, रूरल रिकंस्ट्रक्शन को प्रमोट करते थे, वर्ल्ड पीस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर प्रमोटेड यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, रूरल रिकंस्ट्रक्शन, सेल्फ रिलायंस एंड वर्ल्ड पीस। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हेक्सावेलेंट वैक्सीन की, हेक्सावेलेंट वैक्सीन के अंदर ये एक इंडिजिनसली डेवलप वैक्सीन है जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट 6 डिसीज। इंडिजिनस वैक्सीन which protect against 6 डिसीज, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट हेपेटाइटिस बी प्रोटेक्ट करता है, डिप्थीरिया से प्रोटेक्ट करता है, पर्टूसिस से प्रोटेक्ट करता है, टिटनस से, हिब से एंड पोलियो से। ये 6 डिसीज याद होना चाहिए भाई, ठीक है। दैट इज बी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी एंड पोलियो। इनसे प्रोटेक्ट करता है हेक्सावेलेंट वैक्सीन। इसको डेवलप किसने किया है? डेवलप बाय बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। एंड WHO का जो प्री क्वालिफिकेशन है वो इंश्योर करता है क्या? एक ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड। WHO प्री क्वालिफिकेशन इंश्योर्स ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एंड जो इंजेक्शन पहले 10 लगाने पड़ते थे उसको ये 4 में रिड्यूस कर देता है, जिससे जो कंप्लायंस एंड कवरेज है उसको ये इम्प्रूव करता है। हेक्सावेलेंट वैक्सीन रिड्यूसेस इंजेक्शन फ्रॉम 10 to 4, improving compliance and coverage। बाकी यहाँ पे अग्नि 4 मिसाइल्स न्यूज़ में थे। अग्नि 4 मिसाइल्स की बात करें, जो अग्नि 4 मिसाइल्स हैं, दिस आर व्हाट? दिस आर इंटरमीडिएट रेंज्ड बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मतलब ऐसे बॉल जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। क्रूज मिसाइल जो है पीछे करता है यार, ये क्रूज मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। सो अग्नि 4 इज द बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसे लॉन्च किया जाएगा और ऐसे टारगेट पे गिरेगा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए। सो इट इज़ एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 मिसाइल की बात करें, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM विथ रेंज अराउंड 4000। रेंज इंपॉर्टेंट है मिसाइल्स का। विथ रेंज ऑफ अबाउट 4000
किलोमीटर। एंड ये न्यूक्लियर कैपेबल भी होता है, इसमें एडवांस नेविगेशन एंड एक्यूरेसी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है अग्नि 4 विथ एडवांस्ड नेविगेशन एंड एक्यूरेसी। जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है उसको ये स्ट्रेंथन करेगा, लोग हमसे डरेंगे, एंड इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत बनाएगा यार। स्ट्रेंथन्स स्ट्रेटेजिक डिटरेंस एंड इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़। ओके, इसके बाद कुछ छोटी छोटी यहाँ पे चीज़ें न्यूज़ में थी यार, लाइक यहाँ पे जो अदर अपडेट्स हैं उसकी बात करें तो एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चाइना ने जो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर बैरियर अर्थ मिनरल कुछ तरह एज करने के ऊपर बात किया। चाइना सीक्स एजिंग ऑफ अर्थ, जो रेयर अर्थ मेटल एजिंग ऑफ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर्ब्स। एंड यहाँ पे NTPC एंड BARC ने साइन किया क्या, MOU फॉर व्हाट, न्यूक्लियर एनर्जी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बाकी चीता रीइंट्रोडक्शन की बात करें तो ये बोला गया जिसमें चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने की बात की गई, इज रिलीज्ड है ना, यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं, रिलीज्ड इन, पहले कैप्टिव इन्वायरमेंट में थे, कुनो नेशनल पार्क में यहाँ पे रिलीज कर दिया गया चीता को। तो ये हमने बात किया अबाउट दी करंट अफेयर टॉपिक्स ऑफ 7 अगस्त 2026, जिसमें हम गोवर्धन स्कीम की बात की, छोटे छोटे टॉपिक्स की बात की, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया था 7 अगस्त को यार, जो हीट वेव्स एंड लाइटनिंग को नेचुरल कैलेमिटीज़ में इंक्लूड किया गया, एंड नेशनल केयर इकोनॉमी की बात की। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम था रीइमेजिनिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्रूविंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट द रेट 2047। So this is all about the current affair mind maps of 7th August 2026.